हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं यूपीटीजीटी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। और इसी सीरीज में आज हम अपने फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के बाकी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, अपनी प्रैक्टिस करते चलिएगा ताकि आप भी अपना स्कोर चेक कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। 85 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 86, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। देख लेते हैं क्या है। विच वन इज करेक्ट, कह रहा है कौन सा निम्न में से करेक्ट है। आर विलेज हैज अ टेम्पल ओल्ड। अ टेम्पल ओल्ड, ओल्ड टेम्पल होगा, टेम्पल ओल्ड नहीं आएगा, तो डेफिनेटली ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। और आर विलेज हैज एन ओल्ड टेम्पल, our village has old a temple, our village has a old temple। तो क्या हो गया आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, our village has an old temple। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच वन इज द सिंगुलर नाउन। कौन सी नाउन सिंगुलर है। गीज, ऑक्सन, चाइल्ड एंड फीट। मार्क करते चलिए फटाफट से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन का आंसर। देखिए, गीज गूज का प्लूरल फॉर्म, ऑक्स की ऑक्सन, फूट की फीट, और चाइल्ड की बात करें तो ये सिंगुलर है जिसका प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन। कलेक्टिव नाउन देखें कौन सी है। प्लक, स्वाम, पाउंड या बैंक। तो कलेक्टिव है प्लक, आपका तोड़ना वर्ब हो जाती है। स्वाम आप कहते हैं जो बीज होती है, मधुमक्खियां, उनके गुच्छे को आप स्वाम कहते हैं, उनके कलेक्शन को आप स्वाम कहते हैं। तो ये आपकी कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। एक व्यक्ति की कहानी जो उसने स्वयं लिखी है उसको आप कहते हैं बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड इटाइमोलॉजी। तो डेफिनेटली बहुत कई क्वेश्चन ऑटोबायोग्राफी से पिछले बार आपके टीजीटी एग्जाम में आए थे। तो किसी व्यक्ति की कहानी जो व्यक्ति ने खुद लिखी है उसको आप क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी आप कहते हैं। Which one of the following is the meaning of a defensive military fortification designed to protect people during war? वार के दौरान कौन सी चीज ऐसी होती है, एक डिफेंसिव होती है जो लोगों को बचाने का काम करती है। पार्कर, हॉस्टल, बंकर और ट्रेंच। तो याद आ रहा होगा, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं तो क्या होते हैं, बंकर्स होते हैं जहां लोगों को सुरक्षित रखा जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कुड रिप्लेस द पोर्शन इन द सेंटेंस गिवन इन बोल्ड। और बोल्ड यहां दिया नहीं है, कोई बात नहीं, गैस कर पाएंगे हम। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेनन्स, तो ये बोल्ड होगा, ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा। तो फेनोमेनन्स कहें या वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेनन्स, तो फेनोमेनन, फेनोमेना, फेनोमेना और फेनोमेनन्स। तो क्या यहाँ पर हम किस वर्ड से इसको रिप्लेस करें। चूंकि देखिए वन ऑफ की बात हो रही है तो वन ऑफ, वन ऑफ यूज करते हैं तो यहाँ प्लूरल नाउन ही आप यूज करते हैं। तो फेनोमेनन्स, क्या फेनोमेना होता है प्लूरल, फेनोमेनन ये सिंगुलर होता है और प्लूरल फेनोमेना हो जाता है इसका। क्लियर। चलिए एक आगे बढ़े जरा। Had you been told me about your problem, I would have helped you। Had you been told me, अगर तुम मुझसे कहते इस प्रॉब्लम के बारे में तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। वुड हैव हेल्प यानी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है। और थर्ड कंडीशनल की खास बात ये होती है कि जो पहला पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए क्या, इफ यू वुड हैव टोल्ड, हैड यू हैव टोल्ड, हैड यू टोल्ड और इफ यू हैव टोल्ड। हैड यू टोल्ड,
ये जो बीन है इसकी कोई जरूरत यहाँ नहीं है, इसको आप रिप्लेस कीजिए हैड यू टोल्ड। अगर आप बताते, अगर आपने बताया होता तो मैं आपकी हेल्प करता। It was until many years later that Gandhiji became a rebel against authority. It was not until many years, देखिए, it was not until many years, it was not until many years, it was till, it was not many years until it was many years। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए? लेटर, बहुत सालों के बाद गांधी रेबल हो गए किसके? अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो इट वाज नॉट अंटिल, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आनंद हैज द गट्स टू राइज फ्रॉम द ओकेजन एंड कम आउट सक्सेसफुली। तो गट्स टू राइज फ्रॉम, इन राइजिंग फ्रॉम, टू राइज विथ, टू राइज टू राइज अगेंस्ट। अकेजन से बाहर आना है तो क्या होगा? टू राइज फ्रॉम की जगह आप टू राइज टू अकेजन, टू राइज फ्रॉम नहीं, टू द अकेजन आपका यहाँ यूज होगा। If you are thinking about investigation overseas, isn't it make sense to find an experienced guide? It is not making, देखिए इट इज नॉट मेक, यहां पर यूज करना है इसको। देखिए इफ यू आर थिंकिंग अबाउट, इट इज नॉट मेकिंग, और डजंट इट मेक, डज इट मेक, एंड इज इट मेकिंग। देखिए यानी यहाँ ये टैग मांग रहा है ना, क्वेश्चन टैग। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन, अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो इजंट इट मेक्स, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में टैग होगा, तो डेफिनेटली डजंट यूज हो जाएगा। इजंट मेकिंग, और फिर क्या होगा? डजंट इट मेक, डज इट मेक, डजंट इट मेक, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए कि हो जाएगा? यस, बढ़ते हैं जरा आगे। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड, फटाफट से, बहुत इजी से क्वेश्चन। इजी क्या, बड़ा स्कोरिंग ऑप्शन होता है आपका, स्कोरिंग पोर्शन आपका होता है वो फोरकास्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आंसर मार्क कर लिया होगा फटाफट से। ऑप्शन नंबर 4, FORECAST, फोरकास्ट, भविष्यवाणी करने के लिए आप यूज करते हैं। अचीवमेंट, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी? ACHIEVE, ACHEIVE, ACHIEVMENT, ACHEVEMENT। तो ACHIIE याद रखिएगा अचीवमेंट में, अचीवमेंट, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, बिजनेस, BUSIS, BUSINESS, BUIS, BUSS। तो बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, प्रॉपर PQRS, रीअरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में आपको सेंटेंसेस में। Those who have seen the Hindus have naturally no more doubt of the existence of other persons among them in their own country whom they have met of their existence than they have। Okay, जरा लगा लीजिए हिसाब किताब से जोड़ के, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा PQRS में, कौन सा ऑप्शन। अब दोज हु हैव सीन द हिंदूज, जिन्होंने हिंदूज को देखा है, किस में देखा है? हैव नेचुरली नो मोर डाउट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर पर्संस among them in their of their existence than they have। किस में देखा है?
those who have seen the Hindus have naturally no more doubt, जिन्होंने हिंदूज को देखा है, who have seen the Hindus have naturally no more doubt, okay, किसमें डाउट नहीं है, no more doubt of the existence of other person, of their existence than they have, okay, of their, no more doubts किसमें नहीं है, अपने एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो पहले आप P लीजिए, फिर S लीजिए, PS, और PS के बाद of their existence than they have, of the existence of other people among them in their own country whom they are met। तो ये और ये, तो PSQR यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक सो। क्लियर, सेंटेंस का सेंस क्लियर बन रहा है, और इनमें आपको सेंटेंसेस को जोड़ के इधर उधर करके तब आप गैस कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन सा नहीं। अब देख लीजिए, द इंडियन वुमन वांट्स, इंडियन वुमन चाहती है, इन a male dominated society and an equal partner, as an equal partner, and it is not too much to be demand her rightful place। The Indian woman wants, क्या चाहती है इंडियन वुमन, QRS, यानी QRS, ये तीन ऑप्शन आपके आएंगे, P वाला आएगा ही नहीं, QRS, इन तीनों में से आपको एक उठा के रखना है, उसके बाद आप सेंटेंस को जोड़ के देखिए, राइट। The Indian woman wants as an equal partner and it is not too much to demand। The Indian woman wants her rightful place। Indian woman चाहती है अपना rightful place। किसमें rightful place चाहती है वो, क्लियर। देखिए, ये वाला एस वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। अब जरा एस में भी देख लीजिए, इलेमिनेशन यूज कर लीजिएगा। एस में कौन से ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, यानी ये दोनों तो है ही नहीं, इसमें एस क्यू और एस आर। एस क्यू पे आ जाइए, हर राइटफुल प्लेस, एस क्यू एस आर, हर राइटफुल प्लेस एज एन इक्वल पार्टनर, हर राइटफुल प्लेस एंड इट इज नॉट टू मच टू डिमांड। her rightful place as an equal partner। एंड देखिए, पहला वाला ये वाला ऑप्शन है ना, सॉरी 1 2 3 लिख दे, ये वाला हो गया 1, एज एन इक्वल पार्टनर 2। अब आप आ जाइए, इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, इक्वल पार्टनर किसमें चाहती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, एंड इट इज नॉट टू मच टू, और इससे ज्यादा कोई डिमांड उसकी नहीं है। बन गया सीक्वेंस 1 2 3 4। तो एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर, एस 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 क्यू पी आर, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। In this way, balancing his account would bring about the end of British rule. Okay. Only extreme non-violence with violence and non-violence. Gandhi concluded that. क्या कह रहा, देखिए जरा, in this way, balancing his account, किससे बैलेंस,
with violence and non-violence, with violence and non-violence, गांधी concluded that, गांधी ने conclude कर दिया, क्या कंक्लूड कर दिया कि ओनली एक्सट्रीम नॉन वायलेंस वुड ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ ब्रिटिश, केवल एक्सट्रीम नॉन वायलेंस क्या करेगी, इसको ब्रिंग करेगी नॉन वायलेंस के एंड को। तो ये वाला ऑप्शन, पहले तो ये वाला आ गया, फिर ये आ गया, RSQP, ये होना चाहिए इसका ऑर्डर। देखिए जरा RSQP है क्या, RSPQ, RSQP, क्लियर, छोटा सा था, आसान सा हो गया। आ जाइए भैया जरा नेक्स्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन सेड वी शैल गो टू सी द ताजमहल इन द मूनलाइट। मोहन सेड दैट टू वी किस में हो गया, मोहन से दे में हो गया, तो वी शैल ऑप्शन नहीं होगा। मोहन टोल्ड दैट वी शुड नहीं होगा, टोल्ड दैट वी शुड, मोहन सेड दैट दे शुड, दे आएगा कि वी आएगा, वी फर्स्ट पर्सन है, मोहन से बदल जाएगा, किस में, दे में बदलेगा, तो आपका ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा। समझ गए कि हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन बढ़ जाए जरा। द टीचर सेड टू राम कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड राम, आपने यूज कर दिया कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है। अच्छा, विश यू सक्सेस इन लाइफ एंड विश एंड सैड विश यू सक्सेस, एंड सैड ये डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए। तो द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड राम एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। वेरी गुड, ये आ गया सेंटेंस, देखिए, कॉन्ग्रेचुलेटेड राम एंड विश्ड हिम सक्सेस, एंड विश नहीं आएगा, यहाँ विश है तो इसको आपने वर्ब बना लिया तो विश्ड हो जाएगा, और कॉन्ग्रेचुलेशन है तो कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। द पुअर एग्जामाइनी सेड, ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी, तो गॉड है तो डेफिनेटली प्रेड है, इन्वॉल्विंग गॉड, एक्सक्लेम्ड, आस्क्ड नहीं, सीधा सीधा सा प्रे आना चाहिए। पुअर और पुअर एग्जामाइनी प्रेड गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। Where will you be tomorrow? I said in case I have to ring you. तो I asked where will you be, कहाँ होंगे आप कल, तो where है, I asked where, I asked where, I asked where, I inquired about, I said, तो ये तो होंगे नहीं, इन दोनों में से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और where के बाद क्या हो गया, यू बदला किससे, वेयर यू विल, वेयर ही वुड, तो यू का यू तो रहेगा ही नहीं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। I asked where he would be the next day in case I had to ring him. क्लियर, ये ऐसे ही जुड़ गया, बस यहाँ आई का हैव का हैड हो गया, और चूंकि आई सब्जेक्ट था तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही आई था तो आई का आई रहा, फिर सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। द पोयम द बैटल ऑफ माल्डन celebrates events which took place in the 10th century, but who was if Whitman। पोयम है बैटल ऑफ माल्डन, माल्डन का बैटल कब हुआ था भैया, माल्डन का बैटल कब हुआ था, 10th सेंचुरी में हुआ था। एक्चुअली बात करें बैटल ऑफ माल्डन 1991 में हुआ था। माल्डन जगह है किसमें, इंग्लैंड में एक काउंटी है एसेक्स, एसेक्स में इंग्लैंड के, क्लियर। तो ये लड़ा गया था, किस किस के बीच लड़ा गया था, एक तो एक तरफ थे सेक्सटन्स और दूसरी तरफ थे वाइकिंग राइडर्स।
वाइकिंग राइडर्स। और वाइकिंग राइडर्स क्या हो गया, जो स्कैंडी नेविया है, जिसको आप स्कैंडिनेविया, जिसको आप डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये तीन क्षेत्र मिला के बनाते हैं, तो उसको आप वाइकिंग कहते हैं। तो वाइकिंग राइडर्स के बीच ये लड़ा गया था, एसेक्स में लड़ा गया, 1991 में लड़ा गया बैटल ऑफ मार्डन। तो अच्छा ऑप्शन देख लीजिए जरा, क्या क्या कह रहा है। डेन्स इंग्लिश, डच इंग्लिश, नॉर्मन्स एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो डेफिनेट सी बात है, किस किस डेन्स और इंग्लिश के बीच में लड़ा गया था क्या? एसेक्स में सैक्सॉन्स थे और वाइकिंग थे। क्लियर? तो डेन्स और इंग्लिश आप कहिए, डच इंग्लिश, नॉर्मन, फ्रेंच, डेन्स एंड इंग्लिश। क्लियर हो गया? हालांकि पढ़ा नहीं होगा मॉडर्न के ही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री के नाम पे आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं टीजीटी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 19th है, 19th लॉन्गेस्ट, नहीं द लॉन्गेस्ट होगा ये, फिर ये द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले, टेमिंग ऑफ शेड्यूल, रोमियो जूलियट, मिडसमर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन। हेमलेट शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले। एक आपको जवाब कमेंट कर देना है फटाफट से, शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले। क्लियर? और लॉन्गेस्ट की भी, लॉन्गेस्ट में बता दीजिएगा, लॉन्गेस्ट जो ट्रेजेडीज हैं, 4 ट्रेजेडीज, उनमें लॉन्गेस्ट कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है, अगर आपको याद हो तो। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, विच बुक इज वाज नॉट रिटन बाय जेनी ऑस्टन? सेंस एंड सस्पेंसिबिलिटी, एमा, प्राइड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क। सस्पेंस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सेंस एंड सस्पेंसिबिलिटी, यहां देख लीजिए जरा, जल्दी में सेंस एंड सेंसिबिलिटी पढ़ जाएंगे, और वो इन्हीं का वर्क था, है ना। तो एमा भी है, प्राइड प्रेजुडिस भी है, मैंसफील्ड पार्क भी है, तो सेंस एंड सस्पेंसिबिलिटी नहीं है इनका वर्क, है ना। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ जाए जरा आगे, अ टेल ऑफ टू सिटीज, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस इम्पैक्ट को चार्ल्स डिकेंस ने इस प्ले में बताया है, सॉरी इस नॉवल में बताया है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। और टू सिटीज क्वेश्चन है यहाँ पर कि वो टू सिटीज कौन कौन से हैं, टेल ऑफ टू सिटीज में बात हो रही है। अच्छा, एक बेस्टाइल प्रिजन है, कहां पर है, पेरिस में। तो इस बेस्टाइल प्रिजन में एक 18 साल की जेल दे दी गई थी, किसको, एक जो कैरेक्टर था, किसका, इस नॉवल का, कमेंट करके बता दीजिए अगर नाम याद हो तो आपको। अब फिलहाल तो बात कर ले इसके लंदन और पेरिस की, क्योंकि 2 सिटीज हैं जहां पर ये सेट है, यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर हो गया? थोड़ी बैकग्राउंड मैंने बता दी आपको हर क्वेश्चन की, 1 से 2 क्वेश्चन तैयार आपको पैरेलल हो जाते हैं। द कैचर इन द राय टेक्स प्लेस इन व्हाट सिटी? कैचर इन द राय, कैचर इन द राय, ओके, एक नॉवल है जिसकी स्टोरी, नॉवल को लिखा J.D. सालिंगर ने, 2 पार्ट में लिखा गया, 1945 में, 1951 में। क्लियर? द कैचर इन द राय। और खास बात क्या है, ये जो नॉवल पब्लिश हुआ था, इट वॉज नॉट फॉर एवरी पर्सन, ये सबके लिए नहीं था, इट वॉज फॉर एडल्ट्स ओनली, एडल्ट्स ओनली ये नॉवल था, द कैचर इन द राय। और कह रहा है इन व्हाट सिटी? न्यूयॉर्क, स्टैनफोर्ड, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स। तो आंसर की बात कर ले, न्यूयॉर्क सिटी में है। क्लियर?
हु कंपोज्ड द प्रिल्यूड? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ना। प्रिल्यूड 1850 में पोस्थुमसली पब्लिश हुआ था और डेफिनेटली किसका वर्क था? विलियम वर्ड्सवर्थ का था। Who wrote My Name is Ozymandias, King of Kings, look on my works, ye mighty and despair. ओजाइमेंडस नाम से एक पोयम आई थी, किसने लिखी? लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन। तो डेफिनेटली क्वाइट इजी क्वेश्चन ये रहा है वर्क किसका? पीबी शैली का। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा है तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो आपकी ऑथर्स के पैरेलल कंटेम्पोरेरी जो ऑथर्स चलते हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आप इग्नोर ना करें, उनको आप देखते चलें। When the parliament controlled by the Puritans took power in England, ओके, इंग्लैंड में जब प्यूरिटन्स आए तो प्यूरिटन्स के आने के बाद वन ऑफ द एक्ट्स दैट ग्रेट इन्फ्लुएंस लिटरेचर ऑफ द टाइम वाज, एक एक्ट पास किया था उन्होंने, प्यूरिटन्स ने पार्लियामेंट में, और उस एक्ट ने लिटरेचर को बड़ा प्रभावित किया। क्या प्रभाव आया? द क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स, द रिटर्न ऑफ द किंग, किंग आर्थर्स डेथ, एग्जाइल ऑफ द किंग। तो क्या एक्ट पास किया उन्होंने? क्या वहां पर चेंजेस हुए सोसाइटी में? सोसाइटी में क्या लिटरेचर में चेंज क्या आया? उन्होंने एक बैन लगा दिया किस पे? थिएटर पे। द क्लोजिंग ऑफ द थिएटर एक उन्होंने अपने टाइम में की, एंड इट वाज द ईयर 1642, 1642 में उन्होंने क्लोज कर दिए थिएटर को, ये कह के कि थिएटर मोरली बड़े करप्ट हो रहे हैं और ये ऑब्सिनिटी फैला रहे हैं, उन सब को करके। और 1642 से फिर 1660 तक ये जो है ये क्लोज रहे। 1660 में ये जो बैन है ये हटा, और डेफिनेटली बैन हटने के लिए ये मान के चलिए आप, जो रेस्टोरेशन एज है, रेस्टोरेशन एज आई, तब जाके ये बैन जो है वो हट गया। क्लियर? यानी रेस्टोरेशन में चार्ल्स सेकंड जो है वो पावर में आए थे। कौन? चार्ल्स सेकंड। Which mock epic begins with what dire offense from amorous causes springs, what mighty contest rise from tribal things. Okay, Dryden's MacFarlane, Rape of the Rock, The Dunciad and Absalom and Achitophel. कौन सा वर्क लिखा है जो बिगिन होता है इन लाइनों से? What dire offense from amorous causes springs, what mighty contest rise from trivial things. डेफिनेटली अगर याद हो तो बड़ी फेमस लाइन है वर्क की, द रेप ऑफ द लॉक, जो एमए में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। इन विच वर्क डू यू रीड I have measured out my life with coffee spoons. बड़ी फेमस लाइन, एंड और कहें तो मुझे पूरे लिटरेचर में, एंटायर लिटरेचर में सबसे प्यारी लाइन ये लगती है कि मैंने अपनी लाइफ को नापा है विथ कॉफी स्पून्स। I have measured my life with coffee spoons. Love song of J. Frog, sonnet from the Pertius, prelude and last decalogue. किसकी लाइन है? तो डेफिनेटली लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग।
बाय टी.एस. इलियट। इलियट की लाइन है, बड़ी फेमस सी लाइन है लव सॉन्ग की। बहुत सारी लाइंस बड़ी फेमस है, बड़ा प्यारा सा लव सॉन्ग है। बढ़े द Sir John Denham commemorated this poet, referring to him as Old Chaucer. ओल्ड चोसर कहा है, किसने कहा है? जॉन डेनहम ने। Who like the morning star descends to the shades, जिसको कहा है कि मॉर्निंग स्टार की तरह descends to the shades, so that darkness again the ease invades. किसको कहा है सर जॉन डेनहम ने ये लाइंस? ऑप्शन आपके पास हैं विलियम शेक्सपियर, डन, काउली एंड जॉन ड्राइटन। तो डेफिनेटली बता दूं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहा है आपका, और ये जो कहा है इन्होंने अब्राहम कोली के लिए ये लाइनें कही हैं। क्लियर? This famous neoclassical poet wrote on profound themes such as death, but he also had a lighter side. डेथ जैसी फीलिंग पर, जैसी थीम पर लिखा इन्होंने। He once wrote an ode to a cat drowned in a tub of gold fishes. एक ओड लिखी कैट पर है, जो फिश के टब में क्या ड्राउन हो गई थी। तो अलेक्जेंडर पोप, कॉलिंस, ग्रे एंड बेन जॉनसन। तो ओड टू कैसे याद आ रहा होगा आपको, और नहीं याद कर पा रहे हैं तो डेथ जैसी फीलिंग, ग्लूमी फीलिंग्स पर लिखने वाले व्यक्ति, थीम पर लिखने वाले व्यक्ति पोप, कॉलिंस, ग्रे, बेन जॉनसन। एंड इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, याद आ रही होगी थॉमस ग्रे की। और कब आई थी याद हो तो? 1751, 1751 में आई है ना। तो उन्हीं की यहाँ बात हो रही है, फेमस न्यू क्लासिकल पोएट। कौन? थॉमस ग्रे। नेम द क्लासिकल, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिटरेचर के आ रहे हैं, इनको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा ये मान के कि आउट ऑफ सिलेबस है। नेम द क्लासिकल epic which Pope made money by selling its subscription to his translation. उस क्लासिकल इपिक का नाम जिसमें पोप ने बहुत सारा पैसा कमाया इसके सब्सक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन के बेचकर। तो ओल्ड टेस्टामेंट, ओडिसी, इलियड, एनीट। तो बात अगर करें तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? इलियड की बात कर रहे हैं, जिसके ट्रांसलेशन को बेच के पैसा पोप ने कमाया था। और इसको सॉन्ग ऑफ इलियम भी कहा जाता है। किसको? द इलियड को। Complete this famous quote by John Dryden, okay, who thinks too little and who talk too often, much, long and fast. देखिए दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, एक तो कोट तैयार हो जाती है और दूसरा हो जाता है ये कोट किसकी है? जॉन ड्राइडन की है। कि who think too little, जो बहुत कम सोचते हैं, and talk too much, और बहुत ज्यादा बात करते हैं। क्लियर? Who thinks too little and who talks too much. Who did Dryden use Absalom to represent allegorically in his satire Absalom and Achitophel? The Duke of Absalom and Achitophel में किसको ये यूज कर रहे हैं? एब्सोलम किसके लिए यूज कर रहे हैं? द ड्यूक ऑफ मैमथ, चार्ल्स सेकंड, अर्ल ऑफ सेफ्टबरी एंड क्रॉमवेल। तो किसके लिए यूज कर रहे हैं? डेफिनेटली अगर पढ़ा हुआ आपने जॉन ड्राइडन को, तो ये ड्यूक ऑफ मैमथ के लिए ये वर्ड इन्होंने यूज किया, ड्यूक ऑफ मैमथ। Why?
Didn't Alexander Pope attend an English university? English university क्यों attend नहीं की उन्होंने? He lived in Italy until the age of 27. Asthma, headache, and spinal deformity made him an invalid. He was a Catholic and therefore forbidden from attending. He just wasn't bright enough. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, लेकिन तभी कर पाएंगे जब पोप को पढ़ा हो, और पोप को पढ़ा है, डेफिनेटली एमए में पढ़ा है। देखिए पोप क्या थे, रोमन कैथलिक थे, और कैथलिक थे तो उनको यूनिवर्सिटी ने बाहर कर दिया है ना, इसलिए वो इंग्लिश यूनिवर्सिटी को अटेंड ही नहीं कर पाए। Most neoclassical poets viewed the world in terms of a strictly ordered hierarchy. What was this hierarchy called? The way of the world, the foundational ladder, the order of angels, and great chain of beings. तो hierarchy क्या है? The way of the world, the foundational ladder, the order of angels, or great. Actually, great chain of being को आप कहते हैं hierarchy. Clear? He wrote both religious and secular poetry. Okay, religious भी लिखी, secular भी लिखी. उनकी one of his poems urges virgins to make the most of their time. उनकी एक पोएम कहती है कि virgins to make most of virgins अपना टाइम को मोस्ट यूज करें. Who is the writer here? Ben Jonson, Pope, Robert Herrick and John Dryden. तो डेफिनेटली किसका वर्क है? सेकुलर भी थे, रिलीजियस भी थे. तो बात हो रही है यहाँ पर किसकी? रॉबर्ट हैरिक की यहाँ बात हो रही है. ओके, और कौन सी, आई थिंक एक लिरिकल पोएट इनको कहा जाता है. सेंचुरी शायद 19 सेंचुरी में थे. आई होप सो 19 होनी चाहिए रॉबर्ट हैरिक की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Which of the following is not a common feature of neoclassical poetry? Definitely, बहुत अच्छा क्वेश्चन. Imitation of classical forms and allusions to mythology, an effort to represent human nature, use of the rhymed couplet and fantastic comparisons. Not a common feature. कौन सा common feature नहीं है? यानी कौन सा नहीं है? बाकी तीन आपको मिलेंगे. राइम्ड कप, देखिए न्यू क्लासिकल में राइम्ड कपलेट खूब मिले हैं, है ना. अब फॉल्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल किया है. इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स, क्लासिकल फॉर न्यू क्लासिकल, क्लासिकल फॉर्म्स, एल्यूजन टू मिथोलॉजी बहुत यूज किया. तो फैंटास्टिक कंपैरिजन की बात करें तो ये नहीं होगा कॉमन फीचर. क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस practice set. Okay, repeat हो गया क्वेश्चन. Coffee, I have measured out my life with coffee spoons. किसने लिखा? विलियम्स, टी.एस. इलियट. क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ. वहां क्वेश्चन कुछ और था और यहाँ क्वेश्चन कुछ और है. हालांकि आंसर इसका मैं बता चुका हूं. तो I have measured my life with coffee spoons, written by टी.एस. इलियट. क्लियर? लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफ्रोक. कमेंट करके बता दीजिए फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था. ओके, तो क्वेश्चन कितने किए हमने? 85 तक कर लिए थे, यानी 15 और 40 क्वेश्चन यहाँ हमने आज किए. इसमें आपका स्कोर क्या रहा और ओवरऑल 125 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा, एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी कैसी चल रही है इससे कुछ आइडिया लग जाए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हुए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री मिलता रहता है. और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा. वहां भी बहुत सारे एग्जाम बूस्टर आपके लिए अवेलेबल है. एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.